जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालनपुर। आप सभी का एचपी टेट साइकोलॉजी की सीरीज में हार्दिक स्वागत है। मैं आज क्लास 8 आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें फिर से 2012 से लेके 2024 तक के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। साइकोलॉजी की सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एचपी टेट और जेबीटी टेट के एग्जाम के लिए रहेगी, और आई होप जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई हैं उन्होंने आपको काफी ज्यादा मोटिवेट किया है कि किस तरीके के क्वेश्चन वहां पे आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपने पिछला टेट का एग्जाम दिया है तो आपको यहाँ पे नॉलेज है कि इसी तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और लगातार इस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते। क्लास को सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा, सरकारी स्कूलों के अध्यापक बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत प्राइवेट ट्यूशन के लिए प्रतिबंधित हैं? यानी कि सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो बच्चों को ट्यूशन नहीं दे सकते, तो ये सरकार की तरफ से जो है वो बैन है, नहीं तो उनके लिए जो है वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लिया जाता है। तो आपको बताना है, राइट टू चाइल्ड एजुकेशन एक्ट, टीचर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल आर बैन फ्रॉम फॉर प्राइवेट ट्यूशन। तो कितने सालों के लिए बैन है ये भी आपको पता होना चाहिए। जब तक उनकी जॉब है, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते, तब तक वो प्राइवेट ट्यूशन बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। और कौन से एक्ट के तहत वो बैन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 28। इसके तहत सरकारी स्कूल के टीचर बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। ये क्वेश्चन आपका एचपी टेट 2013 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपके लिए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय में प्राथमिक अध्यापकों के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कितने दिन निर्धारित किए गए हैं? यानी कि एक साल में होते हैं 365 या फिर 366 दिन, तो मिनिमम हम एक एवरेज की फॉर्मेट में 365 दिन एक साल में लेके चलते हैं। तो एक स्कूल में यानी कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत, राइट टू चाइल्ड एजुकेशन एक्ट के तहत, एक प्राइमरी टीचर को 365 में से कितने दिन स्कूल में आना अनिवार्य है? अगर हम हॉलीडेज को छोड़ दें, बाकी छुट्टियों को छोड़ दें, चाहे सरकारी छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, अगर हम मिस कर दें तो एक स्कूल में लगभग टीचर को जो है वो 200 दिन लगाना अनिवार्य है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको टैट का एग्जाम देना है तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेडोलॉजी बेस्ड चैप्टर्स में पूछे जा सकते हैं। तो 200 दिन जो है वो राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई कौन सी अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है? राइट टू एजुकेशन है RTE। विच टीचर्स ड्यूटीज आर रिलेटेड टू RT? कौन से धारा, कौन से आर्टिकल से वो रिलेट करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे धारा है 24 से रिलेट करता है, और ये 2013 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, 2010 में उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया गया। और राइट टू एजुकेशन जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है। आर्टिकल 21A इसमें एजुकेशन से रिलेटेड बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई के किस धारा में यह बताया गया कि बच्चे को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना बिल्कुल मना है? पहले क्या होता था, सरकारी स्कूल्स में ज्यादातर बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करते थे तो टीचर जो थे वो उसकी पिटाई भी कर देते थे। ऐसा हुआ है, ठीक है, सरकारी स्कूल में मोस्टली ऐसा होता था। लेकिन अब के टाइम में गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इसको बैन कर दिया है कि बच्चा अगर पढ़ के नहीं भी आता तब भी हम बच्चे को टच नहीं कर सकते, उसको मारना बिल्कुल नहीं है। तो कौन सी धारा में ये बात कही गई है, किस फॉर्म में? ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, चिल्ड्रन एक्ट जो है, उसमें किसमें ये कहा गया? तो धारा 17 में। धारा 17 जो है उसमें कहा गया कि बच्चों को किसी भी तरीके से आपने पुनिशमेंट, उनको हरासमेंट जो है वो नहीं करना, ये पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये 2013 का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार होता है?
तो ये आपको बताना है कि मेन चीज क्या होती है जब भी बच्चा प्राइमरी एजुकेशन लेता है, स्कूल में जाता है, फर्स्ट क्लास में जाता है, तो एक स्कूल वालों को एक मेन क्या चीज चाहिए वो आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन है उसकी योग्यता, उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सेकंड है उसकी एज, थर्ड है सामाजिक आर्थिक स्तर, और लास्ट है यहाँ पे माता पिता की शिक्षा। यानी कि बच्चा जब एडमिशन लेने जाता है किसी स्कूल में तो सबसे पहले उसकी क्या चीज देखी जाती है, तो उसकी जो मेन चीज है वो है उसकी एज जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हिमाचल सरकार ने 5.5 साल के बच्चे को फर्स्ट क्लास में एंट्री देने की योजना जो है वो बनाई है। 6-7 महीने इस एज को बढ़ाया गया था, 6 साल इसकी एज रखी गई थी कि जो 6 साल का बच्चा है वही फर्स्ट क्लास में जाएगा, और अब इसकी एज को थोड़ा सा कम किया करके 5.5 साल तक जो है वो रखा गया। तो जब भी कोई बच्चा एडमिशन लेने जाता है तो मेन जो है वो इस एक्ट के तहत शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग बच्चे की एज जो है वो प्रॉपर एक होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। 2016 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? आपको बताना है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन के साथ रिलेट करता है यूनाइटेड नेशन में। यूनिसेफ है, यूएनओ है, यूनेस्को है, या फिर यूएनएससी है। ये भी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं आज की इस क्लास में मोस्टली ये इंडियन एजुकेशन से रिलेट करते हैं कि जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, कौन कौन सी चीजें बच्चों को बताई गई। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा यहाँ पे यूनेस्को। यूनेस्को एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसके साथ रिलेट करता है, एजुकेशन के साथ रिलेट करता है, पूरे वर्ल्ड लेवल की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDEPTS इसकी मीनिंग आपसे पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कई बार आपसे NCERT की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, उसके बाद आपसे क्लास की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, क्योंकि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपसे फुल फॉर्म का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। पहला यहाँ पे है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन परफॉर्मेंस थ्रू टीचर सपोर्ट, ये इसकी एक फुल फॉर्म बताई गई है। उसके बाद है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू टीचर सपोर्ट, ये बताया गया। यहाँ पे परफॉर्मेंस है, यहाँ पे प्रोग्राम है। थर्ड है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस थ्रू टीचर सपोर्ट, और एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन पावर थ्रू टीचर सपोर्ट। तो मेन जो चीज है वो आपकी पी की फॉर्मेशन में ये परफॉर्मेंस, प्रोग्राम, प्रोसेस एंड पावर। बाकी तो ऑलमोस्ट इसका सेम टू सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया। 2013 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। इसमें आपसे पूछा है HDEPTS का मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब होता है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन परफॉर्मेंस थ्रू टीचर सपोर्ट, यानी कि इसमें टीचर जो है वो बच्चों की क्या करता है, हेल्प करता है। टीचर के सपोर्ट से ही हम एडवांस एजुकेशन जो है वो बच्चों के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल, यानी कि नेशनल, फिर है काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आपसे फुल फॉर्म अभी मैंने बात की थी, सेम टू सेम फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? ये नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, और हर स्टेट में यहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर दिया जाता है, जिसको हम सेक्रेट बोलते हैं। NCERT दिल्ली में है, जो कि पूरे भारत को ऑल ओवर वो कवर करता है, एजुकेशन सिस्टम को संभालता है, और हर स्टेट में नेशनल से छोटा एक स्टेट लेवल पे सेक्रेट ऑफिस जो है वो दिया जाता है। हिमाचल में सेक्रेट ऑफिस जो है ये आपका डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, जो कि टीचर एजुकेशन के साथ बिलोंग करता है। साथ में बच्चों को जो बुक्स दी जाती हैं, उनका करिकुलम जो है उनके साथ भी डीलिंग किसकी है? सेक्रेट की डीलिंग है। तो ये कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये आपको बताना है। NCERT कब बना था? 1961 में इसको बनाया गया था। एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फरवरी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर किए वो आपके 2013 के एग्जाम के थे। इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम वहां पे ज्यादा पूछा गया था। रिपीट ये क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। नेक्स्ट,
बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सावित्रिक चिंतन करने, सादेश्य व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। ये कथन किसने कहे थे? यानी कि जो हमारा माइंड है, इंटेलिजेंसी है, वो ओवरऑल है, एक पर्सन की एबिलिटी है जिसके थ्रू वो क्या करता है, अच्छा सोच सकता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लॉजिक लगा सकता है और डील कर सकता है हमारे इन्वायरमेंट से। यानी कि जो भी उसके जैसे चिंतन है, ठीक है, जो उसके व्यवहार है, उसका बिहेवियर है और पर्यावरण से प्रभावी रूप से, यानी कि अगर वो किसी चीज से उसको चीज जो है वो तंग कर रही है, इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज हो रही है जिससे वो इरिटेट हो रहा है, तो इंटेलिजेंस एक ऐसा मेथड है, बच्चे के अंदर एक इंटेलिजेंसी होनी चाहिए जिसके थ्रू वो डील कर सके, उन सिचुएशंस को हैंडल कर सके। तो ये शब्द किसने कहे थे? आपसे पूछा गया। वेशलर ने, विने ने, गिलफोर्ड ने या फिर स्टर्न ने। 2021 का क्वेश्चन ये आपसे पेपर में पूछा गया था और मैं बार बार आपको यही चीज बता रहा हूं, स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपके हर किसी पेपर में पूछा जाएगा, चाहे आप टेट आर्ट्स का एग्जाम दें, टेट शास्त्री का एग्जाम है, उसके बाद टेट मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कॉमर्स आर्ट्स का सेम होता है, जेबीटी का आपका टेट है, पंजाबी का, उर्दू का है, साइकोलॉजी के क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। इसीलिए मार्केट में जो बुक्स मिलती हैं वो आप भी 10 ईयर 15 ईयर की पुरानी बुक्स जो है वो परचेज करते हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ आंसर दिया होता है ऑप्शन ए बी सी डी, डिस्क्रिप्शन वे में, वहां पे कोई समझाने का मेथड नहीं होता है। तो आप डेली क्लास लगाइए, शाम 8 बजे डेली क्लास आपको विजयपथ एजुकेशन की तरफ से मिलेगी, जिसमें डेली 25+ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं ताकि आपकी प्रॉपर ढंग से एक तैयारी हो पाए और 30 में से मिनिमम आप 25+ मार्क्स जो है वो लेके आए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वेसलर। वेसलर ने ये स्टेटमेंट जो थी वो दी थी, 2021 का ये क्वेश्चन रहेगा। इसने बताया था कि जो पर्सन है उसकी इंटेलिजेंस, यानी कि उसका जो ब्रेन है, अगर वो बच्चा इंटेलिजेंट है, अपने माइंड्स को यूज करता है, लॉजिक लगाता है, तो किसी भी सिचुएशंस के साथ वो डील इजिली कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि योग्यता है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी। इंटेलिजेंसी क्या है, किस चीज की एबिलिटी है वो आपको बताना है। सीखने की, यानी कि टू लर्न, स्वयं को नई परिस्थितियों में समायोजित करने की, यानी कि खुद को अगर किसी नई सिचुएशन में, किसी नए सर्कमस्टांस में अगर फिट करना है तो क्या हम प्रॉपर ढंग से फिट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, सरकारी स्कूल में पढ़ा 10th क्लास तक, 10th के बाद उसको भेज दिया हमने प्राइवेट स्कूल में 11th करने के लिए, तो क्या बच्चा वो वहां पे प्रॉपर ढंग से फिट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। क्या न्यू सिचुएशंस को वो डील कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो क्या इंटेलिजेंसी इसकी एबिलिटी है या नहीं है। थर्ड है रिफ्लेक्टेड ऑन द आइडियाज, यानी कि बच्चे के अंदर नए नए आइडियाज जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो इंटेलिजेंसी है वो सीखने की क्षमता को भी आगे लेके जाती है, नई परिस्थितियों में भी होल्ड करने की कैपेसिटी हमारे अंदर आ जाती है। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो अगर वो उसको किसी भी स्कूल में डालेंगे बच्चा सफर नहीं करेगा। अगर वो 10th सरकारी से करता है, +1 +2 अगर उसने प्राइवेट से की, तो बच्चा इजीली उसको 2-4 दिन वहां पे उसको प्रॉब्लम आएगी, बाकी वो इजीली उसको बैलेंस कर लेगा। उसके साथ साथ नए नए आइडियाज को भी वो ट्राई करने की कोशिश करेगा। तो इसमें ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंटेलिजेंसी सभी की एबिलिटी है जिसमें बच्चा सीखता भी है, खुद को नई सिचुएशंस में ढालता भी है और नए नए आइडियाज उसके माइंड में आते हैं। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एचपी टेट आर्ट्स के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी टू एडजस्ट टू वन अवर सराउंडिंग, यानी कि खुद को हमने क्या करना है, समायोजित करना है, एडजस्ट करना है, कहां पे, अपने आसपास। तो ये किसके शब्द हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। बुद्धि अपने आसपास की समायोजन की योग्यता है, यानी कि इंटेलिजेंसी जो है वो हमें ये बताती है कि हम अपने आसपास खुद को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। जब किसी नई सिचुएशंस में हम जाते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफरेंट फेसेस आते हैं। जैसे बच्चे ने +2 कर ली, कॉलेज जाएगा, फर्स्ट डे उसके कॉलेज का, नए नए दोस्त बनेंगे, उसको अभी पता नहीं है कि कैसे वहां पे डील करनी है, कैसे रहना है। तो क्या वो इंटेलिजेंसी हमें सिखाती है? हाँ, बिल्कुल सिखाती है। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो ऑटोमेटिकली उस चीज में वो इजीली ढल जाएगा। तो ये किसने कहा था कि इंटेलिजेंसी जो है वो एबिलिटी है खुद को एडजस्ट करने में? स्पीयरमैन,
जीन पियाजे, बिने या फिर इनमें से कोई नहीं। ये 2017 का क्वेश्चन है, सितंबर। ये आपका क्वेश्चन पेपर आया था एचपी टेट 2017 में, सितंबर मंथ में क्वेश्चन पूछा गया था, आर्ट्स के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो ये जीन पियाजे के शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि की 3 श्रेणियां निम्नलिखित हैं। थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंसी के ऊपर जब काम किया तो उसने मेनली 3 कैटेगरीज जो थी वो बताई थी। कौन कौन सी बताई थी वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। पहला बताया सामान्य यानी कि नॉर्मल, सेकंड था सामान्य से अधिक, सामान्य से कम, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा और नॉर्मल से कम। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 5, ये नॉर्मल नंबर आ गया। अब नॉर्मल से कम लेंगे, 5 से 1 कम 4, और 1 लेंगे ज़्यादा तो 4, 5, 6, कुछ इस तरीके से उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ये थॉर्नडाइक ने कहा। सेकंड यहाँ पे है भाषात्मक, संगीतात्मक और स्थान संबंधित, स्थानात्मक, यानी कि भाषा से रिलेटेड, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक। उसके बाद है म्यूजिकल और प्लेस, कि बच्चे के अंदर जो इंटेलिजेंसी के 3 पार्ट्स हैं, हमने उसको लैंग्वेज, म्यूजिक और प्लेस में 3 पार्ट्स में उसको हमने डिवाइड किया। तो क्या ये सही है? थर्ड है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट, सोशल इंटेलिजेंसी एंड कंक्रीट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जब वो कोई चीज़ अपने दिमाग में सोच रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को खुशी हो रही है तो मैं सिर्फ उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, उसको फिर सिर्फ फील कर सकता हूँ, ठीक है, बाकी और कोई चीज़ है नहीं, मैं उस चीज़ को देख नहीं सकता, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद है यहाँ पे सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इश्यूज के साथ कैसे डील करना है, सोसाइटी में आपने खुद को कैसे एडजस्ट करना है, मैच्योरिटी आप में कितनी आती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कंक्रीट इंटेलिजेंस। कंक्रीट इंटेलिजेंस जिसमें आप किसी चीज़ों का यूज करते हो, इंटेलिजेंस या आपने दिमाग में सोचा कि अच्छा हाँ अगर मैं ऐसा कॉन्सेप्ट करता हूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो आपकी आएगी इंटेलिजेंस में। फिर आपने वो चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, वो उसको हम क्या बोलेंगे, कंक्रीट इंटेलिजेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा। ये थॉर्नडाइक ने 3 कॉन्सेप्ट दिए थे, एब्स्ट्रैक्ट, सोशल इंटेलिजेंसी एंड कंक्रीट इंटेलिजेंस, अमूर्त, मूर्त और सामाजिक बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 2013 में आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था आर्ट्स के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों की कम बुद्धि लब्धि का एक कारण है, यानी कि आईक्यू लेवल जो होता है ऑर्फन चिल्ड्रंस का, वो कम क्यों होता है। जो अनाथ बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनके पेरेंट्स या तो उनकी डेथ हो गई है या फिर वो बाय मिसिंग जो है वो अलग अलग हो गए हैं, तो आईक्यू लेवल उन बच्चों का कम क्यों होता है वो आपको बताना है। सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर, कि पेरेंट्स से जैसे गुण मिले तो वैसा आएगा, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है बच्चा इंटेलिजेंट निकल आए, ऐसा तो कोई इशू बनेगा नहीं। बायोलॉजिकल फैक्टर, तो बायोलॉजिकल फैक्टर का भी कोई रीजन नहीं बन रहा है। थर्ड है यहाँ पे इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट का इशू यहाँ पे जरूर बनेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो पेरेंट्स हैं उनके घर में लड़की पैदा हुई और उन्होंने उसको छोड़ दिया, ठीक है, तो उस वजह से, किसकी वजह से, इन्वायरमेंट की जगह से। फैमिली हो सकता है अच्छी हो, या कोई लड़का हुआ वो अपने माँ बाप से कहीं पे बिछड़ गया तो वो अनाथ हो गया, तो उसकी वजह से उस इन्वायरमेंट, उस प्रॉपर इन्वायरमेंट न मिलने के कारण जो है उसका आईक्यू लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इंटेलिजेंसी को भी हम उसके आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट से ही मेजर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी, वंचित वातावरण, इसका राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए रहेगा, 2021 के पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 वर्षीय बालक की बुद्धि लब्धि मापन हेतु कौन सा परीक्षण जो है वो बिल्कुल सही है। अगर हमें इंटेलिजेंट क्वोशिएंट को मेजर करना है, आईक्यू लेवल को अगर मेजर करना है किसका, 9 साल के किसी एक छोटे बच्चे का, तो कौन सा मेथड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट को जब हम मेजर करते हैं, जो आपका चैप्टर है जो कि आपको ऑलरेडी करवा दिया गया है हमारी पेड क्लासेस में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कीजिए। अभी जस्ट 1 मंथ आपके पास बचा है, तो ऑलमोस्ट 60-70% आपके लिए ऑफ लगाया गया है। आप उस कोर्स को मात्र 500-600 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं। 1 मंथ, उसमें 3 मंथ आपको उसकी जो है वो डील आपको मिलेगी, लेकिन टाइम आपके लिए कम है, इसलिए
उस प्राइस को हमने बिल्कुल ही कम जो है वो आपके लिए कर दिया है। तो स्पेशली अगर आप साइकोलॉजी का सेक्शन आप चाहते हैं या फिर आप पूरा एक HP टेट आर्ट्स का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल एक नॉमिनल सी प्राइस के ऊपर 500-600 रुपए में आप उसको परचेज कर सकते हैं। 1.5 महीना लगभग आपके पास अभी तक यहाँ पे है, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे पेड क्लासेस में सारे ही क्वेश्चन इस तरीके के आपको करवा दिए गए हैं। इसका राइट आंसर रहेगा WISCR। ये एक ऐसा टेस्ट है, ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम छोटे बच्चों की इंटेलिजेंस IQ को जो है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट को जो है वो मेजर करते हैं। 2018 का ये प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक की शैक्षिक उपलब्धि 70 से कम है। अब एक कोई बच्चा है, उसकी IQ लेवल जो है वो कितना है, लेस देन 70। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? बैकवर्ड चाइल्ड बोलेंगे, टैलेंटेड बोलेंगे, अपराधी बोलेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब उसका IQ लेवल कम है। IQ लेवल कम होने का मतलब क्या है? जैसे ये 0 से चला, 0 तो नहीं होता किसी का, मैं 30 से लेके चला हूँ, 30 से 70, ठीक है, फिर यहाँ पे 90, यहाँ पे 110 और ये आपका चला जाएगा 150 तक। यहाँ पे जिसका IQ आएगा वो तो बिल्कुल ही टैलेंटेड, बिल्कुल गिफ्टेड बच्चा। ज़्यादातर बच्चे इस स्टेज में रहते हैं, नॉर्मल, जिनका IQ लेवल मॉडरेट होता है। और यहाँ पे 70 से जो कम आ जाएगा उस, यानी कि वो थोड़ा सा वीक है, ये उसको प्रॉपर ढंग से याद नहीं होती चीज़ें, स्किल की उसकी प्रॉब्लम्स है, लिखने में उसको मुश्किल आती है, समझ वो आसानी से नहीं सकता। ऐसा नहीं कि समझेगा नहीं, समझेगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। IQ का मतलब वही है, उसकी इंटेलिजेंसी जो है वो थोड़ी सी कम है। अब जो 70 से जिसका IQ कम है, तो मैं उसको यहाँ पे क्या बोलूँगा? तो मैं उसको बोलूँगा बैकवर्ड चाइल्ड, जो पिछड़ गया है, चीज़ों से पिछड़ गया है। अब पिछड़ने का मतलब क्या है? जैसे टीचर क्या बोलते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप बार बार हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन एक टीचर, उसको सिलेबस भी कवर करना है, उसको सारी चीज़ें पढ़ानी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, स्कूल का वर्कलोड है, सारी चीज़ें उसको होल्ड करके चलनी है। तो वहाँ पे बच्चा जो है वो क्या कर जाता है, थोड़ा सा पिछड़ भी जाता है। टीचर ने एक बार समझा दिया, दूसरी बार फिर से समझा दिया, हो सकता है बच्चे को 3-4 बार समझाने के बाद भी समझ में ना आए, तो क्या टीचर वही सेम कॉन्सेप्ट पूरा 1 हफ्ता 1 महीना चलाता रहेगा? नहीं, उसको सिलेबस कवर करना है। तो टीचर ये बोलते हैं कि आप एक्स्ट्रा टाइम लगाओ, आप चीज़ों को कवर करो, लेकिन बच्चा उस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए बच्चा पिछड़ जाता है। और इसलिए जिसका IQ 70 से कम है उसको हम बैकवर्ड चाइल्ड कहते हैं। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवन का प्रोग्रेस्टिक मैट्रिसेस, जिसको RPM के नाम से जानते हैं, तो ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट था, ये कैसा टेस्ट था? आपको ये बताना है, क्या वो मिक्स्ड था, नॉन लिंग्विस्टिक था या फिर नॉन स्टैंडर्डाइज था? कौन से मेथड्स में हमारी ये सारी चीज़ें आती हैं? ये भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं हमारी पेड क्लासेस में। अगर आप ज्वाइन करते हैं 101% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 30 में से मिनिमम आप 26, 27, 28 मार्क्स लेके आएंगे। 30 में से 30 गारंटी क्यों नहीं दी? क्योंकि 30 में से 30 गारंटी सिर्फ उसको दी जाती है जिसको मैंने खुद चेक किया हो कि इसकी स्टडी कैसी है। बाकी आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने एफर्ट लगा पा रहे हैं। अगर एफर्ट कम लगा पा रहे हैं तो 30 में से मिनिमम आप क्लासेस देख के 25, 26, 27 मार्क्स लेके आ सकते हैं, लेकिन खुद से एफर्ट ज़्यादा लगाएंगे तो 30 में से 30 आप लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे RPM जो ये कहा गया है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एक मेथड है जिससे इंटेलिजेंसी को मेजर किया जाता है। तो ये मेथड कौन सा है? ये नॉन लिंग्विस्टिक है, यानी कि इसमें भाषा के आधार पे बच्चों का IQ टेस्ट नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा एक फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है, किसी को इंग्लिश बोलने नहीं आती है, कोई हिंदी में अच्छा, तो हम उसको लैंग्वेज के ऊपर उसके IQ को जज नहीं कर सकते। ये चीज यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताई गई है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2021 में और उसके बाद 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। ये भी IQ को चेक करने का टेस्ट है। तो ये आपको बताना है कि आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा
किस प्रोसेस के लिए यूज किए जाते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग, इंडिविजुअल या फिर पर्सनैलिटी। तो इसमें बेसिकली बच्चों की ग्रुप टेस्टिंग की जाती है और ग्रुप टेस्टिंग के बाद बच्चों का IQ लेवल एक प्रॉपर ढंग से मेजर कर लिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है कि हम बच्चे के अगर IQ लेवल को अगर चेक करना है तो किस मेथड से हम उसको चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है। जून 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आपका TGT का एग्जाम था, फिर आर्ट्स का एग्जाम था, उसके बाद सितंबर 2018 में, उसके बाद 2 बार 18 में पूछा गया, 2 बार 16 में और एक बार ये 13 में पूछा गया। यानी कि इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो ज्यादा है। तो आपके अपकमिंग एग्जाम जो 2024 का एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो IQ निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि उसकी वास्तविक आयु, और परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो उस बच्चे की हम IQ लेवल को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। कई बार आपको मेंटल एज और इसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है इस बच्चे की IQ कैसे निकाली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, यानी कि जो टैलेंटेड बच्चा है, गिफ्टेड स्टूडेंट है, उसका IQ लेवल कितना होता है, 130, 55, 140 या फिर 120। ये आपको बताना है। जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसका IQ लेवल कितना होता है। तो सबसे ज्यादा मैंने बताया 30 से स्टार्टिंग करते हैं, 70 तक एक नॉर्मल है। जिसका IQ लेवल कम है 110 तक नॉर्मल बच्चा आता है और 150 तक जो है वो गिफ्टेड या टैलेंटेड बच्चा आता है। तो टैलेंटेड की बात की गई, सबसे हाईएस्ट वैल्यू रहेगी 140। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। मोरॉन्स बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, आपको बताना है। 0 से 25, 25 से 30, 75 से 90 या फिर 50 से 75। ये आपको यहाँ पे बताना है। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 2018 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोरॉन्स बच्चों की जो IQ लेवल है वो पिछड़े वर्ग में काउंट किए जाते हैं, इसलिए 50 से लगभग 75 जो है वो इनकी IQ यहाँ पे रहती है। 2 साल का जो बच्चा है वो लगभग उसका शब्द भंडार कितना है, यानी कि कितने शब्द जो है वो लगातार 2 सालों में वो सीख लेता है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहते हैं, MCQ फॉर्मेट में दिए गए, जिस तरीके से आपकी तैयारी भी हो सके। कमेंट आप कर सकते हैं, खुद को चेक कर सकते हैं। जब तक मैं आंसर ना बताऊं आप एक गेस भी लगा सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं कि कितने आज की इस क्वेश्चन सीरीज में हमारे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही रहे हैं। उस तरीके से आप क्वेश्चन को बारी बारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो राइट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा 100। लगभग 100 शब्द जो है वो बच्चा क्या कर सकता है, सीख जाता है 2 साल के अंत में। HPTET 2013 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में मुख्य रूप से कितने क्वेश्चन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि जो आपका B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर का एक उसमें बुक है लैंग्वेज एंड करिकुलम की, तो उसमें ये स्किल्स के बारे में बताया गया है। आपकी जो भी स्टडी है, चाहे JBT है आपकी या फिर आपका B.Ed का कंटेंट है, तो वहीं से साइकोलॉजी बेसिकली वहीं से पूछी जाती है आपको, टू द पॉइंट। यहाँ पे बताया गया है कि टोटल लैंग्वेज में कितने स्किल्स की बात की जाती है। तो टोटल जो स्किल्स हैं वो होते हैं 4, जिसमें से आपकी राइटिंग है, रीडिंग है, स्पीकिंग है और लिसनिंग है। ये 4 बेसिकली स्किल्स आपके पास होती हैं। सबसे पहला आएगा राइटिंग, फिर आएगा रीडिंग, फिर आएगा स्पीकिंग और एक आएगा आपका लिसनिंग। ठीक है जी, ये 4 बेसिकली स्किल्स की हम जो है वो बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज में। सो ऑप्शन बी 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ये हिंदी लैंग्वेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। CTET में भी हिंदी जो लैंग्वेज आपकी आएगी, चाहे पेपर 1 पेपर 2 जो भी आप पेपर देंगे उसके लेवल के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज इज, तो उसका जो मीनिंग है वो है मॉर्फिम।
तो रूपिंग जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे कई स्टूडेंट्स हमें ये कहते हैं कि सर ये ऑप्शन आपने कुछ लिखा, ऑप्शन डी आपने लिखा है, ये तो हमें समझ ही नहीं आया, ना हिंदी में समझ आया ना इंग्लिश में समझ आया। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, हमने कोई भी चेंज खुद से नहीं किया, जो फरवरी और सितंबर 2013 में आया था सेम क्वेश्चन टू द पॉइंट हमने यहाँ पे टाइप उसको किया है। तो कई बार एग्जामिनर आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी उस टफ लैंग्वेज का यूज करता है जिससे आप क्या हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं। और डे बाय डे आपको अगर लेवल का पता है तो डे बाय डे हमारा लेवल जो है टेट के एग्जाम का या एचपीएसएससी के एग्जाम का, एचपीपीएससी के एग्जाम का, आरसी एग्जाम का, जो भी हिमाचल में एग्जाम होने वाले हैं उनका लेवल डे बाय डे अब हाई किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से वो चीज आपको यहाँ पे सोचने वाली है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करना, यानी कि जो चीज हम सोच रहे हैं उसके बारे में दोबारा से उसको मेमोराइज करना, उसको सोचना, उसको उसके बारे में कोई आपने प्रॉब्लम अगर आपके कोई दिमाग में है तो उसके बारे में आपके अगर सोच रहे तो वो चीज क्या होती है, इसमें बताया गया है। क्या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग उसको बोलते हैं, कंसेप्चुअल थिंकिंग बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। लेटेस्ट क्वेश्चन है 2021 का। तो देखिए जब भी हम अपने ही किसी प्रॉब्लम को सोचते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो उसको हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में हम अपने चिंतन के बारे में सोचते हैं, साथ में दूसरों के प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, फैमिली में कोई इश्यू है उसके बारे में भी सोचते हैं, लेकिन हम बात करें अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करना तो उसको हम बोलते हैं परावर्तित चिंतन, यानी कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हम उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समस्याओं के लिए अपसारी चिंतन की आवश्यकता होती है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की जरूरत होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है एक पॉइंट से आप मल्टीपल चीजों की तरफ सोच रहे हो, ठीक है। जैसे ये मेरा हाथ है तो एक ये सेंटर पॉइंट है और यहां से एक डायरेक्शन आ गई, एक नॉर्थ की तरफ, एक फिर से अलग अलग डायरेक्शन, इस तरीके से। यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है एक सेंटर पॉइंट होगा जिससे आपकी जो है वो मल्टीपल डायरेक्शन जो है वो अराइज हो जाएंगी। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग की जरूरत क्यों होती है आपको बताया, कहां पे कौन सी प्रॉब्लम है आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग की जो है वो जरूरत होती है, ये आपसे यहाँ पे जो है वो पूछा गया है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि जब समस्याओं का मतलब आपके साथ साथ में एक रो या कॉलम की फॉर्मेशन में जब प्रॉब्लम आ जाती है तब उसके बाद है गाड़ी चलाते समय आप लेफ्ट राइट मुड़ने का निर्णय लेते हैं। तो देखिए बेसिकली आपकी स्किल पर भी डिपेंड करता है, इसमें स्किल का भी मेन रोल रहता है। थर्ड बोला गया कि जब ताश के पत्ते खेलते समय सबसे बढ़िया चाल को चुनने के लिए हाँ यहाँ पे आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। ये टूटे हुए यंत्र की मरम्मत करते समय, यानी कि जब आप किसी चीज को रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए टैट में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरीके से आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है एक सेंटर पॉइंट से आपकी थिंकिंग कभी अगर ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो कभी वो वेस्ट में भी जा सकती है। कभी अगर आप किसी हाईफाई चीज के बारे में सोच रहे हैं तो कभी आपको लो चीज के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आपकी थिंकिंग कभी भी चेंज हो जाएगी। तो वो सबसे राइट ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लोग ताश खेलते हैं तो उनको चाल को चुनने के लिए वो पहले से प्री डिफाइंड चीजें नहीं होती हैं कि मैंने इक्का रखना है, दुक्का रखना है, राजा को आगे लेके जाना है, रानी को, जोकर को 1 से 10 तक जो भी उसकी काउंटिंग होती है 1 to 13, तो उसमें उनकी कोई भी चाल पहले से प्री डिफाइंड नहीं होती। वो दूसरे को देख के दूसरा क्या पत्ता वहां पे यूज करता है उसको देखने के बाद अपनी वो चाल चलते हैं। तो यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग हो रही है। पहले उसने ये सोचा था कि मैं इक्की को फेंकूंगा, ठीक है, मान के चलते इक्की को फेंकूंगा। सामने वाले पर्सन ने कोई बढ़िया सी चाल चलती तो आप इक्की को छोड़ के फिर राजा या जो भी इसमें ताश के पत्ते होते हैं, ठीक है, तो आप उनका यूज कर सकते हैं। चेस में भी यही मेन कॉन्सेप्ट लगता है डाइवर्जेंट थिंकिंग का। अगर आपने सोचा कि अगर वो ये चाल चलेगा तो मैं घोड़ा चलूंगा, मैं हाथी चलूंगा, मैं वजीर को चलाऊंगा, तो वही सेम चीज यहाँ पे वो चीज की जा रही है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब आपका माइंड कभी भी अलग हो सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, चिंतन में कौन सी मानसिक प्रक्रिया चलती है, यानी कि मेंटल प्रोसेस में
हमारी कौन सी थिंकिंग चल रही है आपको बताना है, जिसमें हम निष्कर्ष निकालते हैं, अमूर्त प्रक्रिया, तर्क वितर्क की, या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सभी। ये क्वेश्चन जून 2021 में पूछा गया है। तो जब भी हमारा मेंटल एक प्रोसेसिंग में चलता है, एक मेंटल प्रोसेसिंग होती है जिसमें हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो हम कंक्लूजन के बारे में भी सोचते हैं। अगर बस में जा रहे हैं तो आपने कोई ना कोई चीज वो सोची होगी कि मैं बस से उतर के ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये काम मेरे से रह गया, मेरे को वो काम जरूरी है। या फिर एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस होता है, आर्गुमेंट प्रोसेस होता है। तो देखिए हमारे मेंटल प्रोसेस में ये सारी की सारी चीजें जो है वो कॉन्टिन्यूस वे में चलती रहती हैं, इसीलिए हम उसको थिंकिंग बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन डी जो है उसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन हमेशा इस समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचता है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, अमन किन गुणों का प्रदर्शन कर रहा है। देखिए यहाँ पे बताया गया एक लड़का है अमन, जो कि हमेशा मल्टीपल सॉल्यूशन के बारे में सोचता है। उसके सामने कोई प्रॉब्लम आई तो वही सोचेगा कि अगर मैं यहां से ऐसा करूंगा तो मैं इजीली पहुंच जाऊंगा। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट जैसे चेस के खेल में होता है, तो चेस के खेल में हम कुछ चालों को पहले ही सोच के रखते हैं कि अगर मैं इस तरीके से चलूंगा तो सामने वाला ऐसे चलेगा और मैं उसको चेक एंड वेट जो है वो कर दूंगा। यानी कि उसने मल्टीपल सॉल्यूशन वहां पे सोच के रखे हैं कि अगर वो रानी को चलेंगे तो मैं इसको चलूंगा, वो इसको चलेंगे तो मैं ये अपनी चाल चलूंगा। पहले से प्री डिफाइंड वो चीजें करके रखी हैं। तो अमन जो है वो किन गुणों का प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि कौन सी क्वालिटीज के बारे में जो है वो चीजें बताई जा रही है। यहाँ पे है क्रिएटिव थिंकर, कन्वर्जेंट थिंकर, इनफ्लेक्सिबल थिंकर या फिर सेल्फ सेंटर्ड थिंकर। देखिए उसके पास हमेशा नए नए इनोवेटिव आइडिया है, क्रिएटिव उसकी सोच है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग अगर ऑप्शन होता तो वो भी सही यहाँ पे रहना था, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग में भी आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप कभी किसी और डायरेक्शन में सोच रहे हैं, कभी किसी और डायरेक्शन में और कभी किसी और डायरेक्शन में। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिव थिंकर। क्रिएटिव थिंकर जो है उसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहावत है कि अंगूर खट्टे हैं, ये किस चीज के साथ जो है वो रिलेट करता है। ये क्वेश्चन आपके 2018 में 2 बार पूछा जा चुका है, टेट और टीजीटी के एग्जाम में, सॉरी आर्ट्स और टीजीटी के एग्जाम में। कहावत है कि अंगूर जो है वो खट्टे हैं, द ग्रेप्स आर सोर। विवेकीकरण, उसके बाद क्षतिपूर्ण, आक्रामक या फिर प्रत्यापन से। तो अंगूर खट्टे हैं ये कॉन्सेप्ट किसको बताता है, प्रत्यापन को ये जो है वो समझाता। तो प्रत्यापन ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। प्रत्यापन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी दूसरे को कोई चीज समझाते हैं तो वो समझता नहीं है, लेकिन जब उस चीज को खुद उस इंटरफेस में खुद अपने आप को वहां पे रख के देखेगा तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, प्रत्यापन। जैसे कि आपने ये बोल दिया कि ये जो चीज है वो थोड़ी सी कड़वी है, तो दूसरे सामने वाले पर्सन को वो भरोसा नहीं होगा, तो उसको टेस्ट करके चेक करेगा, तो बाद में उसको पता चलेगा कि नहीं, जो मेरे को किसी ने बताया था कि ये चीज कड़वी है तो वो कड़वी। तो ये चीज जो है वो ईगो को भी कई बार जो है वो हर्ट करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती। एक लड़की है कृतिका जो ज्यादा बात नहीं करती है, नॉट टॉक मच एट होम बट शी टॉक अ लॉट इन स्कूल। लेकिन वो स्कूल में काफी ज्यादा बात करती है। तो किस रिलेशन को ये शो करता है, किस कॉन्सेप्ट को ये बताता है। तो पहला बताया गया है कि विद्यालय जो है यानी कि स्कूल में ज्यादा बच्चे को वहां पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि बच्चा जो है वो ज्यादा से ज्यादा बात करे। तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। घरों में भी बच्चों को ओपनली कहा जाता है कि जितना आप बोलना चाहें वो आप बोले। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षकों की मांग होती है कि विद्यालय में बच्चे जो है वो खूब बात करें। तो नहीं, ऐसा भी नहीं है कि टीचर जो है वो खुद बोलेंगे बच्चों को कि आप बात करते रहें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं, ऐसा भी ये चीज नहीं है कि घर पसंद ना हो तो वहां पे बात नहीं करते हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि माहौल कैसा है। कई बार ऐसा भी होता है बच्चों को वो फैमिली वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती, उस वजह से बच्चा ज्यादा घर में घुलता मिलता नहीं है, लेकिन स्कूल में जब उसके फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो अच्छे से वो बात करता है। और लास्ट है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल
प्रॉपर ढंग से ज्यादा मेजोरिटी के साथ जो है वो मैच हो रहा है। ये आपका 2016 का क्वेश्चन है। इसमें बताया गया कि जब वो लड़की कृतिका स्कूल में कुछ बोलती है तो उसके आइडियाज को काफी अच्छे तरीके से सुना जाता है, बच्चे उसके ऊपर अपने थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को अप्लाई करते हैं, टीचर उसको शाबाशी देते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि उसके आइडियाज को वहां पे सराहा जाता है, उसकी मान्यता दी जाती है। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, प्रशिक्षण के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा कर पाने की संभावना किस चीज को शो करती है? यानी कि आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं और आपकी जो पॉसिबिलिटी है काम करने की वो काफी अच्छी है, काफी बेहतर है, तो इस चीज को आप क्या बोलेंगे? एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई, अभिक्षमता और अभिवृद्धि। कई बार यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो हमारी स्किल्स के साथ रिलेटेड है वो है हमारा एप्टीट्यूड, यानी कि हमें अपनी स्किल से ही दूसरों को इंप्रेस कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताएगी कि आप किसी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं ट्रेनिंग में, यानी कि आप ये बोलेंगे कि नहीं ये चीज इसको पहले से आती थी और अच्छा कर रहा है और बेहतर कर सकता है, इसका मतलब एप्टीट्यूड ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। लेटेस्ट क्वेश्चन 2021 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट, सकारात्मक व नकारात्मक रूप में स्थायी व अधिगामित मूल्यांकन जो है वो किसे कहा जाता है? परमानेंट एंड लर्न इवैल्यूएशन इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म। ये आपको बताना, तो किस एरिया में इसको हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव? एप्टीट्यूड में, लर्निंग में, उसके बाद सॉरी एप्टीट्यूड, ये एटीट्यूड है आपका, और उसके बाद है मोटिवेशन। ये भी 2021 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड में, एटीट्यूड हम किसी को बोलते हैं कि उसमें ज्यादा ही एटीट्यूड है, यानी कि एक अकड़ हम जिसको बोलते हैं। तो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव सेंस में वो कई बार दूसरों को अच्छा मैसेज देती है, ठीक है, और अगर नेगेटिव सेंस में अगर हम उसको लेके जाएंगे तो वो खुद के लिए जो है वो कहीं ना कहीं पे एक ईगो का कॉन्सेप्ट भी लेके आती है। इसलिए ऑप्शन ए जो है उस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अधिगम आंकलन में नहीं आता है? इनमें से कौन सी चीजें लर्निंग असेसमेंट में काउंट नहीं की जाती? 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। विद्यार्थियों की आवश्यकता यानी कि स्टूडेंट्स की नीड, लर्निंग मेथड, स्टूडेंट एरर, या फिर एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे आंसर पहले शो हो गया आपको, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। लर्निंग मेथड जो है वो लर्निंग असेसमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन जो है वो कैसी स्टेज है वो आपको बताना है। इवैल्यूएशन में बच्चे की बेसिकली क्रिएटिविटी को भी काउंट किया जाता है इवैल्यूएशन में, यानी कि अगर 80 मार्क्स का पेपर है, 10 नंबर की जो असेसमेंट रखी है, ठीक है, 90 या फिर 20 नंबर की जो असेसमेंट रखी है जिसमें बच्चे को इवैल्यूएट किया जाता है। असेसमेंट का मतलब ये नहीं कि टीचर ने 20 में से 20 दे दिए, ऐसा नहीं है। वहां पे असेसमेंट का मतलब है बच्चे की अटेंडेंस कितनी है, बच्चे की परफॉर्मेंस क्या रहती है, बच्चा क्या नए आइडियाज लेके आता है, डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, उसके जो प्रैक्टिकल्स है उसमें कितना वो अच्छा स्कोर करता है, या फिर प्रैक्टिकल वर्क उसका कैसा है, ठीक है, मॉर्निंग प्रेयर में कैसा वो आता है, क्या उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी रहती है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये सारी चीजें। तो इवैल्यूएशन में मेन जो है वो आपका क्रिएटिव थिंकिंग का भी मेन रोल जो है वो रहता है। देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, मूल्यांकन में किस चीज को हम काउंट करते हैं, यानी कि सिर्फ क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं पहले आपको बता रहा था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों को काउंट किया जाता है। अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो उसमें सिर्फ आपको लिखना है, थ्योरी पर्पस से लिखना है जो आप पेपर देते हैं, और 20 मार्क्स की आपकी क्या असेसमेंट है, तभी आपका पेपर बनेगा 100 का। तो एक में क्वालिटी, एक में क्वांटिटी, तो दोनों चीजों को हम क्या करते हैं, शो करते हैं। अगर 80 की बात की जाएगी तो क्वांटिटी, जितना आप ज्यादा लिखेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उसके मार्क्स मिलेंगे, और क्वालिटी यानी कि खुद को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी क्लास में, अपने स्कूल लेवल पे या अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कौन सी गेम आप, कौन सी स्पोर्ट्स को आप चूज कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने स्कूल का नाम जो है वो काफी ज्यादा जो है वो रोशन कर सके। तो ये 20 मार्क्स जो है वो आपकी परफॉर्मेंस के बताया जाता है। तो क्वालिटी, क्वांटिटी
दोनों को शो की जाती है आपकी इवैल्यूएशन। तो ऑप्शन सी जो है उस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, क्लास 8 का, सह शैक्षिक मूल्यांकन में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? आपको बताना है कि पोस्ट स्कॉलस्टिक असेसमेंट में किस चीज को हम काउंट नहीं करते। तो जो हमारी असेसमेंट है या फिर हम इवैल्यूएशन बोले, उसमें बेसिकली दो चीजें हमारी आती है, एक आता है स्कॉलस्टिक, एक आता है पोस्ट स्कॉलस्टिक, ये नॉन स्कॉलस्टिक असेसमेंट। स्कॉलस्टिक का मतलब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी सब्जेक्ट रिलेटेड जो है वो स्टडी की जाती है, जिसमें 7 सब्जेक्टों की बात की गई है। स्कॉलस्टिक असेसमेंट का मतलब है जिसमें बच्चों को खेलकूद में हिस्सेदारी, एनएसएस है, एनसीसी है, इको क्लब है, ठीक है, कुछ डिफरेंट कोई कम्युनिटीज के साथ वो बना रहे हैं, कोई ग्रुप बनाया है, ठीक है, वहां पे वो अच्छा वर्किंग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस, डांस, सिंगिंग, ऐसे पार्टिसिपेंट्स जो है वो वहां पे रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट स्कॉलस्टिक असेसमेंट। तो इसमें कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं है? तो यहाँ पे रहेगा एजुकेशनल सब्जेक्ट, जिसमें हमारी सोशल फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे बच्चे ने एनएसएस रखा तो पोस्ट स्कॉलस्टिक एरिया में कवर किया जाएगा। ह्यूमन वैल्यू, कोई लेक्चर दे रहा है, ह्यूमन वैल्यूज की अच्छी, नेचर उसका अच्छा है, पोस्ट स्कॉलस्टिक में आएगा। हेल्थ एंड क्लीनिंगनेस के बारे में अगर कोई बता रहा है, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस करता है, अच्छी ड्रेस डाल के आता है, बिल्कुल साफ सुंदर जो है वो बच्चा स्कूल में आता है, तो वो भी पोस्ट स्कॉलस्टिक एरिया में आएगा। और एजुकेशनल सब्जेक्ट जो है वो हमारे स्कॉलस्टिक एरिया में आते हैं। देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2018 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका था। तो आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अपनी तैयारी को और बेहतर आप बनाइए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हमारी नई क्लास आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल। Just